निर्दयी आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार तुलसी राम जी छले जाते हैं अपने ही एक प्रगाढ़ मित्र देवराज सिंह जो ठाकुर थे जात से, उनके द्वारा। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर तपसी राम जैसे मित्र भी उन्हें मिलते हैं जिससे उनकी बीएचयू में पढ़ाई पूरी होने के सपने को एक साकारता मिलते हुए या आशावान वे होते हैं बीएचयू की पढ़ाई को लेकर। और वहीं पर हमने जाना कि किस प्रकार जब 1965 में भारत पाक युद्ध शुरू होता है तो किस प्रकार डीएवी कॉलेज जो है वो सांप्रदायिकता का अड्डा बन जाता है, गढ़ बन जाता है, और उसको किस तरह कैपिटलाइज करने की कोशिश की जाती है राजनीति में। और साथ ही ये भी जाना कि किस प्रकार इसी युद्ध के चलते कई मुसलमान जो हैं वो सांप्रदायिकता के शिकार होते हैं। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। युद्ध तो कुछ ही दिन बाद बंद हो गया था। महंगाई बढ़ने के साथ मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। हम सभी मिट्टी का तेल जलाकर लैंप से अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। जिला प्रशासन ने तेल की कमी को पूरा करने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी थी। अतः हर छात्र को कॉलेज के प्रांगण से ही एक बोतल मिट्टी का तेल सप्ताह में एक बार कंट्रोल रेट पर दिया जाता था। साथ में 2 मोमबत्तियां भी बेची जाती थी। तेल की निरंतर अनुपलब्धता से हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। युद्ध तो शीघ्र ही बीत गया, किंतु डीएवी कॉलेज का सांप्रदायिक वातावरण काफी समय तक गुलजार रहा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान हर एक की जबान पर हावी था। संयोगवश 11 जनवरी 1966 को देश भर में खबर फैल गई कि ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई है। वहां सोवियत संघ के तत्काल प्रधानमंत्री एलेक्सेई कोसिगिन की मध्यस्थता में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के साथ वार्ता के लिए वे गए थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा आजमगढ़ स्तब्ध रह गया था। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय सर्वाधिक शोक में डूब गया था। डीएवी कॉलेज की एक अन्य विशेषता यह थी कि आरएसएस प्रभुत्व के साथ साथ वह कायस्थ बहुल कॉलेज भी था। अतः सबसे ज्यादा शोक का केंद्र यही कॉलेज बन गया था। हमारे अंबेडकर हॉस्टल के ठीक सामने एक कायस्थ परिवार रहता था। उस दिन उसके घर वाले खाना नहीं खाए और वे दूसरे दिन ही शास्त्री जी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। तो ये मेरे लिए एक नया उद्घाटन है, वो रहस्य उद्घाटन है कि शास्त्री जी जो थे वे कायस्थ कम्युनिटी से थे। ऐसे ही अनेक कायस्थ लोग दिल्ली रवाना हुए। जाहिर है लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे। ये वही समय था जब अचानक एक दिन मुझे ढूंढते हीरालाल मेरे हॉस्टल आ गए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गया था। ये वही हीरालाल थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा के शुरू में ही मुझे पीट दिया था और ये भी कहा था। वे मुझे देखते ही अपनी चिर परिचित अंदाज में बोल पड़े, का रे चमरा, कैसे हुए? मेरे ठीक हूं कहते ही उन्होंने मेरी पॉकेट में रखी एक नई फाउंटेन पेन को छीनते हुए कहा कि आजमगढ़ आने जाने का 5 रुपया खर्चा लगेगा। ये पैसा मुझे तुरंत चाहिए। उस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। हीरालाल ने शराफत दिखाते हुए कहा कि जब यह 5 रुपया उनके गांव जाकर दे दूंगा तो वे मेरी कलम को लौटा देंगे। तो पढ़ाई करने से परेशान करने के लिए कितने लोग अड़े रहते हैं। और ये वही हीरालाल थे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा के समय भी कहा था कि देखते हैं तो कैसा परीक्षा देता हो। और यहां पर भी उनके फाउंटेन पेन को ले गए लिखने के लिए। मेरे ख्याल से तुलसी राम जी के पास एक वही कलम रही होगी उस वक्त। तो किस तरीके से, कितनी अनिश्चितताओं से भरा हुआ उनका जीवन रहा होगा, इसको यदि आप सोचेंगे तो विचलित हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। उसमें भी लगातार सृजन करते रहे वे चीजों का, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़ी राहत मिली थी कि उनकी मांग बहुत छोटी थी, क्योंकि वे बड़े हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। करीब 1 महीने बाद में 5 रुपया उन्हें देने उनके गांव वीरपुर गया। उनका गांव हमारे पुराने हाई स्कूल शेरपुर से करीब 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। उन्होंने अपने घर पर मुझे एक बड़े भरूखे में शरबत पिलाया और 5 रुपया पाने पर बड़ी शराफत से पेश आकर मुझे विदा किया। वे मेरी कलम नहीं लौटा सके क्योंकि वे कहीं गुम हो गया था।
ये 5 रुपया भविष्य में उनके साथ शांति की गारंटी थी। इसीलिए तुलसीराम जी यदि चाहते तो 5 रुपए से नया फाउंटेन पेन खरीद सकते थे, लेकिन वे शायद हीरा लाल के स्वभाव से बाखूबी परिचित थे और यहां पर उस चीज का उन्होंने जिक्र कर दिया कि उनके साथ शांति की एक गारंटी थी 5 रुपए, जिससे कि वे समझ रहे थे कि सस्ते में छूट गए। पहले भी ही जिक्र कर चुके हैं कि उनकी मांग तो बहुत छोटी थी, शायद दुनिया की सबसे छोटी फिरौती यानी रैंसम की रकम थी। व्यंग्य करने से भी नहीं चूकते अपनी परिस्थितियों पर, यही उनकी जीवटता है, सजीवता है। इस तरह आजमगढ़ में पहला 1 साल बड़ी मुश्किलों से बीता था, किंतु सरकारी स्कॉलरशिप ने दूसरे साल यानी 12वें दर्जे की पढ़ाई को काफी आसान बना दिया था। सादा भोजन के लिए 27 रुपए महीने की रकम पर्याप्त थी। कभी कभी मैं कालीनगंज स्थित मछली बाजार से छोटी मछलियां जो बहुत सस्ती होती थी उन्हें लाकर पका लेता था। यहाँ के मछली विक्रेताओं की एक विशेषता थी कि वे सभी गा गा कर मछली बेचते थे। एक मछली विक्रेता के स्वर मुझे आज भी याद हैं। रेहू का मुड़ा, मोए के पेट, दही के अप्पर गुड़ के हेठ। मुझे तो खैर ये नहीं समझ में आया, लेकिन शायद जो देशज बोलियों को समझते हैं उन्हें ये जरूर समझ आया होगा। यानी उक्त चीजें बहुत उम्दा होती थी। उनके इस व्यापारिक संगीत से मछलियां खूब बिकती थी। वैसे पकौड़ी वाले ढुक्कू रोज चूंकि मीट बनाते थे, हमारा काम उनकी दुकान से चल जाता था। वे 4 आने में एक टुकड़ा मीट के साथ एक छोटे भरूखी में कुछ कल छुल शोरबा देते थे। 2 टुकड़ा मीट वाले थोड़ा बड़ा भरूखा 8 आने में 4 टुकड़े वाला और 1 रुपए में उनके यहाँ मिल जाता था। अंबेडकर हॉस्टल के प्राय सभी लड़के सब्जी या दाल न मिलने के कारण मेस में रोटी बना लेते थे और अपनी संपन्नता के अनुसार मीट के 4-8 आने वाले भरूखे से काम चला लेते थे। तो ये भी सही था कि सस्ते में दाल भी कोई कम महंगी नहीं पड़ती, उसमें आप मसाला डालते हैं और फ्यूल लगता है तब जाके दाल पकती है और दाल का खुद का दाम होता है। तो उतने में यदि एक टुकड़ा मटन मिल रहा है या 2 टुकड़े से लेकर 4 टुकड़े तक मिल रहे हैं तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। और खासकर दाल पकाने की झंझट से भी बचते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि उन्हें पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिल सकता है। तो जहां भी संभव हो इस तरह के झंझटों से हमेशा बचने की ही कोशिश रहनी चाहिए ताकि पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाला जा सके। ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती रही। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से आजमगढ़ में हमेशा हलचल कायम रहती थी। मैं कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह से हमेशा प्रभावित रहा। उनसे मिलने अक्सर उनके घर चला जाता था। इस दौरान उनके नाती अरुण कुमार सिंह से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी, जो आज तक कायम है। अरुण कुमार सिंह BHU से BA LLB करके आजमगढ़ में वकालत करते हैं। वह सन 2009 के आम चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI विद इन ब्रैकेट्स M से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, किंतु असफल रहे। उन्हीं दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने वाले सुखनंदन राम प्रायः अंबेडकर हॉस्टल में आते और छात्रों को इकट्ठा कर मार्क्सवाद के बारे में बातें करने लगते। उनका भी मेरे ऊपर बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा था। बाद में विशेष रूप से उनके ही प्रभाव से मैं 25 मई 1967 को नक्सलवादी आंदोलन शुरू होने पर वैचारिक रूप से सशस्त्र क्रांति के का अनेक वर्षों तक समर्थक बना रहा। सुखनंदन बड़े तर्क के साथ बातें करते थे। वे भी आजमगढ़ में वकालत करते हैं। जहां तक सांस्कृतिक पहलू का सवाल है, वहां कोई ऐसी स्थायी संस्था नहीं थी, किंतु समय समय पर त्योहारों के अवसर पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे। खासकर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वहां की पुलिस लाइन में 1 सप्ताह तक रात के समय नाटक, नाच गाना आदि होता रहता था। हम सभी उसे देखने जाया करते थे। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों को देखने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन चीजों के बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा तर्क वितर्क आपके मजबूत होंगे कि ये कैसे हो गया, ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा दिखाया गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जितना ज्यादा जानने के लिए भी जाना जरूरी है, इन्हें पढ़ना जरूरी है। इनसे पढ़ने से परहेज ना करें। उस समय कमला सर्कस की आजमगढ़ में बड़ी धूम थी। वह साल भर से भी ज्यादा वहां जारी रहा। उनके आकर्षण का सबसे बड़ा कारण एक अत्यंत शक्तिशाली सर्च लाइट थी, जिसकी किरणें रात में चारों तरफ 20 मील के देहाती इलाकों में जगमगा उठती थी।
उसी प्रकाश के चलते ग्रामीण लोग सर्कस देखने खींचे चले आते थे। वहां के सांस्कृतिक जीवन में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था गुलाबबाई की नौटंकी ने। गुलाबबाई कानपुर के रहने वाली एक दलित महिला थी। उनकी मंडली घूम घूम कर विभिन्न जिलों में नौटंकी का मंचन किया करती थी। वैसे ये भी एक अजूबा बात थी कि उस टाइम में एक स्त्री होकर वे नौटंकी किया करती थी, क्योंकि अभी तक पहले जितने भी जिक्र आए हैं वे सब पुरुषों के रहे हैं। यहां तक के जो नौटंकी में जो मंचन करता था, वही जब दूल्हा था तो वह अपनी ही बारात में स्टेज पर साड़ी पहनकर नाचने लगा, नौटंकी करने लगा, ये तक भी जिक्र था। तो ये काफी अचंभित बात है कि उस समय एक स्त्री की नौटंकी थी अपनी। ऐसे ही गुलाबी बाई अपनी नौटंकी लेकर 1964-65 के जाड़ों में आजमगढ़ आई और चौक के पास कालीगंज की एक खाली मैदान में तंबू तानकर रात के समय प्रतिदिन 2 नौटंकियों का मंचन करती थी। गुलाबबाई खुद गायन संभालती थी। उसकी बड़ी बुलंद आवाज थी। नदी नारे ना जाऊं शाम पैया पड़ूं, ये गाना तीसरी कसम का है में भी हमने सुना है, जिसके ऊपर वहीदा रहमान जी की बेहतरीन अदायगी है नामक गीत से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी। नदी नारे ना जाओ शाम पैया पड़ूं शायद उन्हीं का है, जहां तक मैं सही बोल रही हूं। यदि गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उनकी नौटंकी लैला मजनू, श्री फराह तथा अमर सिंह राठौर जैसे नाटकों का मंचन करती थी। उनकी नौटंकी आजमगढ़ के करीब 1.5 महीना रही थी। उसे देखने के लिए भारी भीड़ टिकट लेकर आती थी। लैला मजनू का मंचन सबसे अद्भुत होता था। इस नाटक में गुलाबबाई की युवती बेटी मजनू की विस्मयकारी भूमिका निभाती थी। प्रेम में नाकाम मजनू जब जंगल में मारा मारा भूखा प्यासा फिरता था तो इस भूमिका में वह सबको रुला देती थी। तो मैं कहूंगी ये महिला विचारों से बहुत प्रोग्रेसिव रही होंगी, जिन्होंने अपनी बेटी को नाटक में मतलब नौटंकी के मंचन के लिए उतार दिया। मैं अंबेडकर हॉस्टल से हर दिन 2 दिन बाद चुपके से गुलाबबाई की नौटंकी देखने चला जाता था। परिणाम स्वरूप खाने का पैसा नौटंकी पर खर्च हो जाता और वास्तविक जिंदगी में मजनू की ही तरह भूखा रह जाता था। मनोरंजन की दृष्टि से सन 1965 का साल अगस्त आने के बाद एक बार फिर लाल बहादुर सिंह के साथ WT रेलगाड़ी से प्रयाग हो आया। इस बार उफनती बाढ़ ने संगम का मजा किरकिरा कर दिया था। गंगा में यमुना का संगम का दृश्य लापता रहा। ये नदियां भी सिद्ध कर दी कि संगम सुप्त अवस्था में ही होता है। तो यहां एक करारा व्यंग्य भी है समाज के ऊपर कि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चलती है जब हमारे विचार सुप्त हो जाते हैं। सोचने समझने की ताकत हम खो बैठते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, हमारे विचार जो है वो उभरते रहेंगे, उफनते रहेंगे बल्कि बोलना चाहिए, जिससे सामाजिक व्यवस्था का जो हजारों साल से बना हुआ संगम है उसमें बाढ़ जरूर आएगी। तो एक खासा व्यंग्य है, यदि आप इसको समझ सकें तो, कि ये नदियां भी सिद्ध करने कि संगम सुप्त अवस्था में ही होता है, जो हमारे दलित समाज की हमेशा से रही है। उसी वर्ष के अंत में प्रयाग में 12 साल बाद वाला कुंभ का मेला लगने वाला था। DAV के अनेक छात्र वहां जाने को तैयारी कर रहे थे। वैसे पूरे शहर में कुंभ की धूम थी। उन दिनों मेरे अंदर भी धार्मिक भावनाओं के काफी अवशेष पड़े हुए थे, किंतु इंटर फाइनल की परीक्षा मार्च अप्रैल 1966 में होने वाली थी। इसीलिए चाहते हुए भी कुंभ देखने नहीं जा सका। ज्यों-ज्यों परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बाद क्या होगा। BHU में शिक्षा ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही थी, किंतु तपसी राम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता था कि इम्तिहान के बाद की 2.5 महीने की छुट्टियों में कलकत्ता चला जाऊं और वहां कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूं ताकि BHU में नाम लिखवा सकूं। कलकत्ता में चौधरी चाचा के छोटे बेटे सोबरन एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। अतः फाइनल एग्जाम के बाद मैं तुरंत आजमगढ़ से कलकत्ता जाने के लिए बनारस रवाना हो गया। रोडवेज पर बनारस वाली बस पकड़ने के लिए अंबेडकर हॉस्टल से रिक्शा पकड़कर जब कचहरी से गुजरा
तो पूरा नजारा वैसा ही था जैसा कि तब जब मैं प्रथम बार घर से भागकर इस नगर में प्रवेश किया था। यकायक नौजवानी वापसी के नुस्खे बताने वाले की डमरू की आवाज एक बार फिर गूंज उठी थी। तो यहां पर मुर्दैया आत्मकथा समाप्त होती है। अगले एपिसोड में थोड़ा सा फ्लैशबैक लेंगे कि मुर्दैया में हमने किन किन चीजों का पाठन किया है, और आप लोगों की कुछ प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगी कि मैं ले सकूं कमेंट बॉक्स के जरिए। तो उसके बाद हम मणिकर्णिका शुरू करेंगे, और मणिकर्णिका जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि उस समय की राजनीति क्या थी, बीएचयू का माहौल क्या था, उनकी पढ़ाई करने में क्या क्या अड़चने आई। मुर्दैया में तो उसका सिर्फ आरंभ है उन अड़चनों का। मणिकर्णिका में उससे बहुत आगे का वृत्तांत है। तो हमारे साथ अंबेडकर नामा पर बने रहिएगा मुर्दैया के दूसरे पार्ट मणिकर्णिका में भी। तो आज के लिए विदा लेती हूं। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।